उन्होंने 10,000 से ज्यादा कोरोना के पेशेंट को उन्होंने सक्सेसफुली ट्रीट किया है, आयुर्वेद के माध्यम से वो भी। और सुप्रजन और गर्भ संस्कार, इनमें वो मास्टरी है उनकी। योग, ध्यान और पंचकर्म, इनके माध्यम से आयुर्वेद चिकित्सा करने में वो अग्रसर है। भारत में ये बहुत स्पेशल बात है कि भारत में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स बनाने के बारे में फर्स्ट रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया था, जो पर्यावरण के लिए और स्त्रियों के आरोग्य के लिए बहुत बड़ा योगदान साबित हुआ। तो डॉक्टर अपर्णा यह मुंबई की वेल नोन आयुर्वेद और पंचकर्म चिकित्सक है। पिछले 30 साल से वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं इनफर्टिलिटी के, यानी वंध्यत्व के, उनको ट्रीट करने में वो स्पेशलिस्ट है। अनेक विषयों पर उनके मार्गदर्शन शिविर हुए हैं और उनके लेख भी पेपर में बहुत सारे प्रसिद्ध हुए हैं। वो बहुत हार्ड वर्कर है और आयुर्वेद के सिद्धांत पर खुद चलती है और सिद्धांत के चलने के लिए लोगों को प्रेरित करती है। ऐसी मेरी सहेली डॉक्टर अपर्णा को मैं आमंत्रित करती हूँ कि उनके ज्ञान का, उनके अनुभव का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का नवरात्रि का 7वां दिन है और आज मैं आई हूँ आपसे मिलने के लिए। सबसे पहले वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल रॉकिंग लेडीज जो इस महायज्ञ में, आरोग्य के महायज्ञ में शामिल हुई हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल और हाइजीन। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि एक्चुअली में मेंसेस क्या होते हैं। हमारी जो सोसाइटी है तो इसमें हम देखते हैं कि मेंसेस आए तो ऐसे बोला जाता है कि ये स्टिग्मा है, यानी अभी तू बाहर बैठी है तो तुझे कोई छुएगा नहीं। और ऐसी जो चीज़ है वो आज भी, आज की तारीख में हम इतने एडवांस हो गए तो भी बाहर सोसाइटी में पाई जाती है कि लड़कियों को बोलते हैं कि अरे अरे पीरियड आया तो तुझे मंदिर में नहीं जाना है, पीरियड आया तो जो भगवान की पूजा नहीं करनी है, घर में किचन में नहीं आना है। ये सब चीजें जो होती है क्योंकि लोगों को ऐसे लगता है कि ये कोई तो अशुभ घटना है जो उसके शरीर में हो रही है, ये जो खून बाहर आ रहा है यानी कुछ तो ये खराब चीज है, और वो जो बाहर आता है वो दूषित है, वो अशुद्ध रक्त है, ऐसे भी बोला जाता है। तो एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा पहले जान लेंगे कि पीरियड आता है यानी एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, तो जैसे भी एक लड़की यानी एक कन्या रत्न हमारे घर में आता है तो वो जब पैदा होती है तभी उसके शरीर में एक अलग सी चीज भगवान ने दी हुई है, जिसमें एक यूट्रस है, उसके साथ में 2 फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ओवरीज है। तो ऐसा एक ऑर्गन है जो एक्स्ट्रा उसको दिया जाता है और जो प्रजनन की क्षमता देने वाला ऑर्गन है। ये जो ओवरीज है उसके अंदर सूक्ष्म रूप से फॉलिकल्स भी रहते हैं, यानी जो स्त्री बीज है उसको भी लेके ही वो पैदा होती है। कन्या जो आती है वो बीज के साथ ही पैदा होती है। जैसे वो ग्रो होती है तो उसके साथ में पूरा शरीर ग्रो होता है, बाद में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और 9वें-10वें साल के बाद में धीरे 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 उसके शरीर में हार्मोनल चेंजेस होके वो कन्या से युवती बनने की प्रोसीजर स्टार्ट होती है। इसमें क्या हो जाता है तो एंडोमेट्रियम जो है यानी यूट्रस का इनर लाइनिंग है। मैं आपको थोड़ा सा यूट्रस का एक पहले पिक्चर दिखाती हूँ। तो ये है हमारा यूट्रस। इस यूट्रस में यहाँ ये जो है ये एंडोमेट्रियम का लाइनिंग है, जो ये अंदर है, ये स्पेस है, दीज आर द मसल्स ऑफ यूट्रस। इसके बाद में ये आता है वजाइना का भाग आता है और ये आता है लैबिया माइनोरा। अभी ये जो है ये एंडोमेट्रियम की कैविटी है, यूट्रस के अंदर की कैविटी है। यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम है, दीज आर 2 फैलोपियन ट्यूब्स, दिस इज अ ओवरी। ठीक है, तो इसमें पहले से बीज ग्रो होना चालू होता है, उसके साथ में फिर एंडोमेट्रियम का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, उसमें ज्यादा ब्लड सप्लाई किया जाता है और वो एक कुशन के जैसा बनता है, तो जिसको हमने बोला है गर्भशैया। तो ये कुशन पहले फॉर्म होता है, यहाँ पे ओव्यूलेशन होना उसी समय चालू होता है जब ओवरीज में से बीज है वो फेलोपियन ट्यूब्स में से यूटेराइन कैविटी में आता है। वहां पे अगर
गर्भधारणा नहीं हुई तो फिर यहाँ से वापस ये जो ब्लड है, ये एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है, ये टूट के धीरे 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 यहाँ से बाहर निकाला जाता है। तो जब ये बाहर आता है, शो होता है, तो उसे हम बोलते हैं कि ये मेंसेस चालू हो गया। यानी ये अशुद्ध रक्त नहीं है। गर्भधारणा होने के लिए यहाँ पे एंडोमेट्रियम का लाइनिंग है, इसको एक्स्ट्रा का ब्लड सप्लाई किया गया था, और ये ब्लड सप्लाई के बाद जब उसका काम नहीं हो रहा है तो वो जो ब्लड सप्लाई है ये टूट के फिर धीरे धीरे बाहर फेंका जाता है। तो इसे बोलते हैं कि मेंसेस आए। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अभी आयुर्वेद में क्या बताया है? मासी मासी रजस्त्रीणाम रसजम स्रवति त्रय्यम वत्सराद्वादशात ऊर्ध्वम याति पंचाशतक्षयम। यानी 12वें साल के बाद लड़की में, स्त्री में हर महीने में रज, जो रस धातु से निकलता है, रस धातु का उपधातु करके जो रज निर्माण होता है, वो रज हर महीने में रसजम स्रवति त्रय्यम 3 दिन से 5 दिन तक गर्भाशय से बाहर फेंका जाता है। याति पंचाशतक्षयम का मतलब क्या है कि 50 साल होने तक, यानी 12वें साल से लेके 50 साल तक ये जो मेंसेस है ये रेगुलर चालू रहते हैं। अभी क्या हो गया है, अभी जो हमारी जनरेशन हम देखते हैं तो हम लोग बहुत टेक्नो सेवी हो गए हैं, हमें अच्छे क्वालिटी का फल फूल नहीं मिल रहा है, जो भी है वो सब फाइबर क्या बोलते हैं, हाइब्रिड, यानी अच्छे बीज से जो पैदा नहीं हुए ऐसे अन्न धान्य हमें मिल रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारे शरीर की उत्पत्ति और भरण पोषण अगर अच्छे बीज से नहीं हुआ है तो हमारे शरीर में निर्माण होने वाला बीज भी अच्छी क्वालिटी का नहीं बनता। और वो जैसे हम देखते हैं कि किसी भी सीजन में कोई भी फल मिल जाता है, किसी भी सीजन में कोई भी सब्जी मिल जाती है। इसका कारण क्या है कि समय के पहले ही उसको हम ग्रो करते हैं और उसको हमारे खाने में हम समावेश करते हैं। तो इसकी वजह से आजकल हम देखते हैं तो पहले जो 13-14वें साल तक, यानी 12 से 14वें साल तक पीरियड्स चालू होते थे, तो अभी ऐसे हो रहा है कि 9वें-10वें साल ही हमारे पास माँ लड़कियों को लेके आती है और बोलती है, अरे मैडम ये देखो ना, इसको तो अभी कुछ समझता भी नहीं है और इसके पीरियड स्टार्ट हो गए। तो ये जो हालत है वो आजकल हो रही है। और जैसे अभी जल्दी मेंसेस आ रहे हैं, उसी तरह से अभी 35-40 में ही मेनोपॉज हो रहा है। यानी जैसे जल्दी मेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं वैसे ही जल्दी उनकी निवृत्ति भी हो रही है। तो आर्तव प्रवृत्ति का जो समय है वो जल्दी स्टार्ट होके जल्दी निकल रहा है। तो ये जो हो रहा है ये हमारे आजकल के खान पान की वजह से हो रहा है। अभी हमने देखा कि नॉर्मल मेंसेस क्या होते हैं, कैसे आते हैं। हम लोग जो पहले के जमाने में देखेंगे तो एकदम जो आदि मानव के समय से देखेंगे तो तभी तो उनके पास कोई साधन नहीं थे, तो कोई झाड़ के पत्ते वगैरह यूज करते थे पैड्स के जैसे। उसके बाद में धीरे धीरे उसमें कोई बदलाव आया, फिर वो वूल यूज करना चालू किया। उसके बाद में फिर आगे जाके कपड़ा जैसे निर्माण हुआ तो कपड़ा यूज करने की शुरुआत हो गई, और फिर धीरे धीरे सैनिटरी नैपकिन्स का इन्वेंशन हो गया और सैनिटरी नैपकिन्स भी लड़कियां यूज करना चालू हो गया। आज भी अभी जैसे मैं मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ तो मुंबई में तो बहुत एजुकेटेड लोग हैं, तो उनको पता है कि पैड्स यूज करने हैं। लेकिन जब मैं रूरल एरिया में जाती हूँ और मेरे पास पेशेंट्स भी आते हैं ऑल ओवर इंडिया, तो बहुत बार मेरे पास सांगली, कोल्हापुर, कराड़, सातारा, यहाँ से भी, या धुलिया है, नागपुर है, वहाँ के आते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं कि जो जिनको आज तक अवेयरनेस नहीं है कि पैड्स भी मार्केट में है, जो रूरल एरिया में है, अमरावती है, वहाँ के कोई छोटे छोटे विलेजेस है, तो वो लोग आज भी कपड़ा यूज करते हैं, तो जिसमें प्रॉपर हाइजीन फॉलो नहीं होती। दूसरा, जो इजीली अवेलेबल मार्केट में जो भी नैपकिन्स हैं, वो जो नैपकिन्स है वो एकदम सस्ते में जो आते हैं वो यूज करते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि प्लास्टिक बेस्ड सैनिटरी नैपकिन्स है। तो आजकल हम देखते हैं जैसे मैंने बोला कि मेंसेस जल्दी चालू होते हैं, जल्दी बंद होते हैं। दूसरा जो है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशंस पेनफुल मेंसेस। दूसरा है कि मेंसेस के टाइम में पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना, पैर में दर्द होना, नौशिया, वॉमिटिंग। उसके बाद में फिर पीसीओडीज, पीसीओएस, फाइब्रॉइड्स, ट्यूबल ब्लॉक, ये जो चीजें हैं ये आजकल बहुत कॉमन है बहुत सारी लड़कियों में। और बहुत सारी लड़कियों में ऐसे भी हो जाता है कि टाइम पे मेंसेस नहीं आते, पिल्स खानी पड़ती है, उसके बाद में ही पीरियड आता है।
डिलेड मेंसेस, फिर या एकदम स्कैंटी मेंसेस जिसमें एकदम ना के बराबर ही फ्लो हो जाता है। बहुत सारी गर्ल्स है जिनको वो पीरियड में वो स्कूल अटेंड नहीं कर सकती, घर पे बैठना पड़ता है, चक्कर आके गिरती हैं। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, इसका कारण क्या है? तो एक तो अपना खान पान ठीक तरह से नहीं है। दूसरी जो चीज है तो प्लास्टिक बेस्ड सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं, पैंटीज अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। अभी ये जो मेंसेस में फ्लो है तो वो फ्लो को बाहर वो स्प्रेड नहीं होना चाहिए, तो डर की वजह से वो क्या करते हैं, जनरली टाइट फिटिंग क्लोथ्स यूज करते हैं। हर कोई अभी ऐसे ही करता है कि टाइट फिटिंग कपड़े पहनो तो वो पैड जगह से हिलेगा नहीं, और उसमें फिर वो प्लास्टिक बेस्ड नैपकिन रहता है। अभी ये जो ब्लड शरीर से बाहर फेंका गया, तो हमने अभी 6 दिनों में आरोग्य महायज्ञ में सुना है कि रक्त जो है वो थोड़ा सा उष्णधर्मी है, पित्त पित्त प्रधान गुण वाला है, वो रक्त है। अभी ये जो रक्त है, एक बार वो शरीर से टूट के बाहर फेंका गया, तो बाद में वो त्याज्य घटक यानी फेंका हुआ है तो शरीर के लिए उपकारक नहीं है, उसे हम लोग दोष बोलेंगे। और ये जो रक्त है, ये वहां पे पैड में है, पैड के ऊपर है, और वो पैड जो है वो प्लास्टिक बेस है। फिर हमने वहां पे वो टाइट फिटिंग की वजह से वहां पे और वो हीट प्रोड्यूस करता है, वहां पे कोई वेंटिलेशन नहीं होता। और फिर यूट्रस में से जो ब्लड बाहर फेंका जाता है, जैसे मैंने बताया कि वो धीरे धीरे उसके टुकड़े होके वो बाहर जा रहा है, वहां पे यूट्रस को पंपिंग एक्शन करनी पड़ती है। और ये जो पंपिंग करना है, उस समय उसको प्रॉपर ऑक्सीजन की जरूरत है। ये ऑक्सीजन हमारा जो वजाना का ओपनिंग है वहां से एक्सटर्नली भी आता है, मसल्स भी ब्रीथ करते हैं, तो वहां पे उसको ऑक्सीजन पूरा नहीं पड़ता। रिपीट, जो पंपिंग ज्यादा होता है उसकी वजह से उसको ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है वो ब्लड को बाहर फेंकने के लिए, क्योंकि टाइट फिटिंग पैंटी है, वहां पे प्लास्टिक बेस्ड सैनिटरी नैपकिन है, और वो नैपकिन की वजह से, प्लास्टिक की वजह से वहां का ओपनिंग जो है वो चोक हो जाता है। फिर उसका बैक प्रेशर आता है, ये प्रेशर की वजह से यूट्रस ज्यादा पंपिंग करता है, तो जो अपान वायु की गति है उसको अवरोध होता है। ये जो कोई भी चीज बाहर फेंकनी है, उसकी जो गति देनी है, ये गति देने का काम जो है वो शरीर में अपान वायु करता है। ये अपान वायु की गति के अवरोध की वजह से बैक प्रेशर आता है, फिर वो जो डायफ्राम के ऊपर प्रेशर आएगा, फिर वहां पे जाके नौशिया वॉमिटिंग करेगा। वही जो रिफर्ड पेन है, वो पेन जो है वो आपको थाइज में पेन करेगा, लोअर एब्डोमेन में पेन करेगा, बैक एक रहेगा, पैर में क्रैम्प्स आएंगे। जैसे एक पाइप से पानी फ्लो हो रहा है और उसके ऊपर आपने अगर पत्थर डाला, उसको ब्लॉक किया, तो उसका जो प्रेशर है वो पीछे की जगह, पीछे के एरिया में जाके वहां पे पेरीफेरी में वो ऑल ऑल ऑर्गन्स में उसके सिम्टम्स तैयार करेगा। तो अगर हमने सिर्फ नैपकिन चेंज किया जहाँ पे अच्छा वेंटिलेशन दे सके, तो उसकी वजह से ये फ्लो फ्री फ्लोइंग हो जाएगा और वहां पे उनको ये तकलीफ नहीं होगी। दूसरा जो है, यहाँ पे हीट होती है। अभी हम लोग अगर गर्मी के दिन है और खाना फ्रिज में रखना भूल गए, तो क्या होता है, उसमें फर्मेंटेशन होता है, यानी बैक्टीरियाज की ग्रोथ होती है। वैसे ही अगर हमारा ये ब्लड वहां पे है और हम लोग जनरली वर्किंग है या गर्ल्स है, स्कूल में है, 6-8 घंटे तक उन्हें टाइम नहीं मिलता कि वो जाके नैपकिन चेंज करे, तो वहां पे ये जो ब्लड है वो नैपकिन के ऊपर पड़ा है, वहां पे हीट निर्माण हो रही है, फिर वहां पे वो बैक्टीरियाज की ग्रोथ होती है। ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्योंकि ऑस ओपन है, ये वापस यूट्रस में जाता है, और फिर हम बोलते हैं कि पीसीओडी ज्यादा हो रहा है, फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं, लड़कियों में गर्भधारण करने के लिए यानी कंसीव होने में डिफिकल्टी हो रही है। जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, दैट वाज अराउंड 96-97 में, तो तब कहीं पे आईवीएफ सेंटर्स नहीं थे और किसी को भी सीजर के लिए जाना नहीं पड़ता था, नॉर्मल डिलीवरी होती थी। तो हम लोग पूछते थे कि अरे यार, तेरा तेरा सीजर कैसे हो गया। अभी ऐसी हालत है कि किसी की नॉर्मल डिलीवरी अगर हो गई तो हम पूछते हैं, अरे तेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई, अरे वाह। हम बोलते हैं तेरा नॉर्मल नेचुरल कंसेप्शन हो गया, क्योंकि अभी की तारीख में मोर देन 60% कपल्स आर सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी, उनको नैसर्गिक गर्भधारणा नहीं हो रही है। इसका कारण ऐसा है कि हम नेचर से दूर जा रहे हैं। ये जो प्लास्टिक बेस्ड नैपकिन्स है, आई एम नॉट सेइंग कि एक ही रीजन है, लेकिन ये नैपकिन्स की वजह से सर्वाइकल कैंसर का परसेंटेज बढ़ा है, यूटेराइन इन्फेक्शंस होते हैं, पोस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत सारी गर्ल्स में वजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं, वाइट डिस्चार्ज होता है, कर्ड लाइक वाइट डिस्चार्ज होता है, फाउल स्मेलिंग वाला।
तो ये जो होता है उसका एक कारण है प्लास्टिक बेस्ड सैनिटरी नैपकिन्स। दूसरा, ये जो नैपकिन्स है ये जैसे वुमन हेल्थ के लिए हैजार्डस है, वैसे ही ये नैपकिन्स एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे नहीं है। एक मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल उसके लाइफ में अराउंड 4,500 से 5,000 प्लास्टिक बेस्ड नैपकिन्स यूज करेंगी और ये प्लास्टिक का वेस्ट आगे 800 साल तक हमारी भूमि को खराब करेगा। हमारे सोसाइटी में जो नैपकिन्स प्रॉपर एडवर्टाइज करके मार्केट में खुलेआम बिकते हैं प्लास्टिक बेस्ड नैपकिन्स, ये नैपकिन्स वेस्टर्न कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में बैंड है और इंडिया में इसके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। हर महिला को ऐसे लगता है, अरे मेरे एक नैपकिन से क्या होगा, हर एक को ऐसा लगता है, लेकिन ये एक एक करके हो जाएंगे अनेक और लाखों की संख्या में ऐसे नैपकिन्स बाहर फेंके जाते हैं। जिसका ये जो वेस्ट है उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, ये गवर्नमेंट के सामने भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण है। इसकी वजह से जो फ्लड आता है तब उसमें भी सब जो स्वेज सिस्टम है उसको वो चोकअप कर देता है। तो इस तरह से ये जो नैपकिन्स हो गए ये बहुत सारे हैजार्डस है। अभी आप बोलोगे अरे तो आपने तो सिर्फ साइड इफेक्ट्स बताया, तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? तो आज की तारीख में मार्केट में प्रॉपर बायोडिग्रेडेबल सोडियम पॉलीएक्रिलिक जेली वाले फिल्टर पेपर रहने वाले और ग्राफन एनायन चिप वाले सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल हैं। जो नैपकिन्स हैं वो यूज करने से आपको आपके यूट्रस को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ऑक्सीजन का सप्लाई होता है और आपका यूट्रस कंफर्टेबल रहता है, ठंडा रहता है। ये जो ग्राफन एनायन चिप है ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी कैंसर है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। तो इसकी वजह से आपके यूट्रस को वजाइनल इन्फेक्शन भी नहीं होगा, कैंसर होने की जो संभावना है उसे हम कम करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि विद इन आप उसको डालने के बाद 7 से 8 दिन में वो 100% विघटनशील है, यानी वो मिट्टी बन जाता है। तो इसकी वजह से हमारी भूमि को भी उससे कोई नुकसान नहीं होता। आज का ये जो हमारा कॉन्वर्सेशन हो रहा है उसमें मुझे और एक चीज़ बतानी है कि जैसे मैंने पहले बोला कि जो यूट्रस से जो खून बाहर फेंका जाता है ये पंपिंग एक्शन से फेंका जाता है और तभी जो चालना मिलती है, ये जो फ्लो है वो स्मूथली होने के लिए, ये फ्लो है ये स्मूथली होने के लिए अपान वायु काम करता है। अभी अपान वायु जो बताया वो क्या क्या करने वाला है? अपानोपानगः शुक्र श्रोणित शुक्रार्तव शक्रुन्मूत्र, ये सब यानी शुक्र, आर्तव, शकृत यानी मल, मूत्र, ये सब गर्भ निष्क्रमण क्रिया यानी इवन लेबर पेन में गर्भ को बाहर निकालने का काम भी ये अपान वायु करता है। तो नीचे की गति है वो अपान वायु की है। हम लोग जो एडवर्टाइज देखते हैं टीवी पे, एडवर्टाइज करते हैं सैनिटरी नैपकिन्स वाले कि ये नैपकिन आप यूज करो और आप जाके खेल भी सकते हो, तो नहीं। जैसे हमें हमारे पहले की जो मान्यताएं हैं वहां पे ऐसे बताया गया था कि इसको आप साइड में बिठाओ, मंदिर में मत जाने दो, कोई काम मत दो। लेकिन इसके पीछे का एक साइंटिफिक थॉट ऐसे भी है कि तभी की महिलाएं जो थी वो जॉब करने वाली नहीं थी, एजुकेटेड नहीं थी, उनको डेली घर का काम करना पड़ता था। वहां पे किसी के पास वो ग्राइंड मिल वगैरह भी नहीं रहती थी, तो घर पे ही वो आटा बनाने का काम करते थे। वो हम लोग उसको जाता बोलते हैं, तो गेहूं को उसको घर में पीसा जाता था। कपड़े धोने हैं तो ये सभी काम उसको करने पड़ते थे। उसे कभी भी छुट्टी नहीं मिलती थी। तो शायद उसके पीछे का एक थॉट ऐसे रहेगा कि उसको आराम नहीं मिल रहा है ना, तो ये 3 दिन जब वो शरीर से रक्तस्राव हो रहा है, एंडोमेट्रियम का लाइनिंग टूट के बाहर फेंका जा रहा है, तो वो अपान की गति स्मूथली होने के लिए वायु को और प्रकोपित न करो। यानी आप अगर उसी समय में रनिंग करोगे, साइकिलिंग करोगे, स्विमिंग करोगे, तो इन सब चीजों की वजह से शरीर में वायु का प्रकोप हो जाएगा और वायु अगर दूसरी गति में बहना चालू हो गया तो जो अपान की नॉर्मल नेचुरल गति है नीचे की तरह वहन करना, कोई भी जो सब्सटेंस बाहर फेंकना है उसको नीचे की तरह से प्रवृत्ति करना, तो ये जो काम है ये करने में वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा और वहां पे फिर उसका पेन बढ़ेगा। तो हमें अपान की गति को नॉर्मल रखने के लिए उसको शरीर को थोड़ा सा आराम देना है।
मैं ऐसा नहीं बोलती कि उसको मंदिर में मत भेजो और उसको बांध के घर में रखो, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो ऐसा कोई भी भगवान ऐसे नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर उसका ऋतु चक्र ठीक से आ रहा है, इसका मतलब वो प्रजनन क्षम है, वो पुनरुत्पत्ति करने के लिए योग्य है। तो उसमें उसको नकारने की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन उसके शरीर में से जब ये चीज बाहर जा रही है, कोई घटना घट रही है, तो तभी वायु को थोड़ा संभालने के लिए उसको रेस्ट देना है, उसको ज्यादा एक्टिविटीज नहीं करनी है। दूसरी चीज, आजकल की गर्ल्स, अभी मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, तो आजकल की लड़कियां ड्रेस कुर्तीज वगैरह बहुत कम पहनती हैं। डेली का उनका रहता है कि वो टाइट जीन्स की पैंट और उसके ऊपर कोई भी शर्ट या टॉप्स है, टी शर्ट्स है, ऐसा पहनती है। तो ये जो बहुत थिक कपड़ा रहता है, जीन्स के टाइट फिटिंग की पैंट्स रहती है, तो ये पैंट्स है, ये भी वो टाइम में आपके गर्भाशय को या वहां पे जो अपान की गति है उसको रोकने का काम करती है। तो कपड़े जो रहने चाहिए वो सूती रहने चाहिए, थोड़े लूज वाले रहने चाहिए और कंफर्टेबल रहने चाहिए। बहुत टाइट फिटिंग के कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए। तो जिसकी वजह से आपका जो मेंसेस है वो एकदम अच्छे से रहेगा। मेंसेस के टाइम में गर्म पानी से नहाओ, दिन में 2 बार नहाना चाहिए। जो नैपकिन्स है वो 3 से 4 घंटे में हमें चेंज करने चाहिए। एक ही नैपकिन दिन भर यूज किया, ऐसा करेंगे तो वहां पे वो आपको इन्फेक्शन पैदा करेगा। अगर आप ग्राफेनाइन चीप वाले बायोडिग्रेडेबल नैपकिन यूज करते हैं तो फिर आप उसको एक नैपकिन 8 से 10 घंटा तक यूज कर सकते हो, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है वो है मेंस्ट्रुअल कप का और टेम्पून्स का। तो मेरे पास बहुत लोग ऐसे पूछने को आते हैं कि मैडम आप तो इतना बोल रहे हो ये वाले नैपकिन यूज करो, लेकिन हमें तो नैपकिन यूज करने की जरूरत नहीं है, हम लोग ये कप यूज करते हैं। तो अभी ये कप जो है, अगर किसी ने यूज किया है या उसका किसी को नॉलेज है तो पता रहेगा कि उसको हम लोग यूट्रस के अंदर, इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर फिट करते हैं, और जो है वो सिलिकॉन का बना हुआ है, ठीक है। और वहां पे जो यूट्रस से जो ब्लड बाहर जा रहा है उसको वहीं पर रोकते हैं, वहां पे वो होल्ड करता है, और फिर उसको 12 घंटे में या 24 घंटे में निकाल के उसको फ्लश करना है। अभी मुझे बताओ कि ये जो दिन भर बाहर निकलने वाला है, तो जैसे मैंने बोला कि जब तक गर्भधारणा के लिए वो उपयुक्त है, तो वो जो कुशन है, गर्भशैया हम उसको बोलते हैं, तो वो वहां पे रहना जरूरी है। लेकिन जब वो शरीर से अलग हो गया, टूट गया, तो बाद में वो त्याज्य घटक है, वो मल है, तो इसको हमें बाहर फेंक देना चाहिए। उसको अगर हम लोग अंदर ही धारण करेंगे तो वो आपको इन्फेक्शन करेगा, और वो भी हम 12-12 घंटा 24 घंटे तक वहां पर ही उसको रखेंगे। दूसरा, मैंने ऐसे केसेस सुने हैं, देखे नहीं है, सुने हैं कि इसकी वजह से न्यूरोजेनिक शॉक भी हो सकता है, ये टेम्पुन्स की वजह से। कि वो टेम्पुन एक ने पहना था, एक एथलीट ने, और फिर वो कोई गेम्स खेलने के लिए गई और वहां पर उसको न्यूरोजेनिक शॉक हो गया और पैराप्लेजिया हो गया, यानी उसके दोनों नीचे की एक्सट्रीमिटीज, यानी दोनों पैर है वो काम करना बंद हो गया, उसका न्यूरोजेनिक शॉक होने की वजह से। एक पैर उसका, उसको गैंग्रीन होके काटना पड़ा। तो इतने सीवियर इफेक्ट्स होते हैं। अभी हमारी बॉडी जो है, यानी जो नेचर ने हमारा शरीर बनाया, अगर हम देखेंगे, जैसे हम लोग एनाटॉमी पढ़ के आते हैं, और बाकी सब लोगों को भी पता है कि जैसे ब्रेन की सिस्टम है, हार्ट की सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ये जो सब सिस्टम है वो इतनी बारीकी से हर एक चीज सोच के इस हिसाब से हमें घटाया है कि जिसको हम आज तक नहीं जान सके, पूरा मैकेनिज्म बॉडी का। छोटी छोटी चीजें हैं जो परमात्मा ने बनाया, वो बहुत ही खूबसूरत सूरत तरीके से बनाया, जिसकी निर्मित के आगे हम हेड्स ऑफ करेंगे। अभी उनको नहीं पता था क्या कि इनको आगे जाके ये मेंसेस का प्रॉब्लम आने वाला है और उसको 24 घंटे में एक बार ही बाहर फेंकना है। तो ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? 3 से 5 दिनों तक धीरे धीरे वो ब्लड जो है वो टूट के बाहर फेंका जा रहा है। उसके बदले में रोज सुबह जैसे पॉटी होती है वैसे ही दिन भर वो ब्लड आएगा, और सुबह एक ही बार आप जाओ वॉशरूम और उसको पूरा निकाल के आ जाओ। ऐसी वाली सिस्टम भगवान ने नहीं बनाई, वो धीरे धीरे ही उसको शरीर से बाहर फेंक रहे हैं। तो उसका रिस्पेक्ट करके उसी तरीके से हमको उसको यूज करना है। उसको न्याय देना है कि वहीं पे पैड यूज करो जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, और उसमें वो ब्लड जमा होके उसको आप फेंक दो। आप ऐसे बिल्कुल मत करो कि उसको अंदर इंसर्ट करो। एक तो ये बार बार हैंडलिंग होने की वजह से आपका जो सर्विक्स है उसके मसल्स भी लूज हो सकते हैं,
बट अभी इमीडिएटली वो समझेगा नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10-12 साल अगर उसको यूज करेंगे तो उसके बाद में लगेगा कि नहीं, इसको अंदर निकालना, अंदर डालना और निकालना, इसमें हमें तकलीफ हो रही है। ये डे वन को समझने वाली चीज नहीं है। तो इसके लिए अ, मैं और मेरे साथ बहुत सारी हमारी ऐसी डॉक्टर्स हैं, हमारा डिस्कशन होता रहता है। तो वी ऑल थॉट इन सेम डायरेक्शन कि ये टैम्पून्स और मेंस्ट्रुअल कप यूज करना एडवाइजेबल नहीं है। एज अ डॉक्टर वी डोंट एडवाइज। इसके बाद में दूसरी एक मेजर कंप्लेंट हमेशा हम सुनते हैं कि जैसे लड़कियों को बहुत पेन होता है या नौशिया वॉमिटिंग होता है, तो हम ऐसा कहते हैं कि जैसे ये अपान का काम है। तो सिंपल एक आध चीज मैं आपको बताऊंगी कि जैसे पीरियड में उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो उसको बोलो आप 3 से 4 चम्मच तक घी ले लो और उसके साथ में फिर गर्म पानी पियो, तो वो अपान की गति को नॉर्मल कर देगा और उसका पेन बंद हो जाएगा। और ये मैंने किया हुआ है। एडिनोवायसिस के पेशेंट में भी बहुत एक्यूट एब्डोमिनल पेन था, उसको मैंने सिर्फ 2-2 घंटे में घी पीने के लिए बोला, उसके साथ में गर्म पानी दिया, तो उसका पेन कंप्लीटली सबसाइड हो गया। जो इंजेक्टेबल्स डॉटिन जैसा इंजेक्शन लेके भी उसका पेन कम नहीं हो रहा था, लेकिन सिर्फ ग्लूटापान से ही वो पेन कम हो गया। तो सिर्फ आप उसको घी पीने के लिए देना, उसके साथ में गर्म पानी देना। इवन पेट के ऊपर भी, यानी अम्बिलिकस के नीचे का जो भाग है और अम्बिलिकस है, वहां पे थोड़ा सा तिल का तेल, सिसम ऑयल, या अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी में हींग पाउडर डाल के उसका लेप लगाओ, बाजू से थोड़ा सा कोकोनट ऑयल का एप्लीकेशन करो और हल्का सेक करो, तो उसका पेन सबसाइड हो जाएगा। उसके लिए बहुत सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत ही अक्यूट एब्डोमिनल पेन हो रहा है हर मेंसेस में और उसके साथ में वॉमिटिंग वगैरह भी हो रहा है, तो ऐसे केसेस में जब उसका मेंसेस ड्यू है, उसके पहले के वीकेंड पे हमारी अपनी बेटी को आप कैस्ट्रॉइल 4 से 5 चमचे कैस्ट्रॉइल शूंठ पाउडर गर्म पानी में डाल के चाय के जैसा, या 1 कप पानी में 1 पाव चमचे शूंठ पाउडर डाल के, ड्राई जिंजर पाउडर डाल के उसको बॉईल करो, और वो पानी के साथ में आप एरंडी का तेल उसको अर्ली मॉर्निंग पीने को देना। और उसके बाद में उस दिन थोड़ा सा कम खाना है, लंघन करना है, हल्का खाना खाना है, थोड़ा सा गर्म पानी पीना है, और थोड़े 3-4 बार मोशन होने दो। एक बार अपान की गति को आपने प्राकृत कर दिया, तो उसके बाद में जो उसका मेंसेस आएगा, वो मेंसेस में उसको फ्लो भी अच्छे से रहेगा और उसको पेन भी नहीं होगा, नौशिया वॉमिटिंग तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इसकी गारंटी है ये। क्योंकि अपान को ही हमें ठीक करना है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो भी हमें पहले कोई भी स्निग्ध विरेचन, यानी अगर आप घी बेस कोई भी विरेचन ले सकते हो या ऑयल बेस ले सकते हो, वो आप कर लो। वो पीरियड में थोड़े से कठोर वगैरह ज्यादा नहीं खाने हैं, यानी सिर्फ मग चलेगा, मग चाल से। लेकिन बाकी का जो है चना छोले मटर, ये जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। हेवी चीज ज्यादा नहीं खानी है, पेट को थोड़ा सा हल्का रखना है, थोड़ा सा हल्का गर्म पानी पीना है। तो उसकी वजह से उसको उसका वो जो मेंसेस है वहां पे वायु अवरोधित नहीं होगा और पीरियड्स एकदम अच्छे से आएगा। तो जैसे मैंने ये नैपकिन्स का बताया, तो वैसे नैपकिन्स आते हैं, और दूसरा डेली हाइजीन के लिए लाइनर्स आते हैं। तो लाइनर्स भी सेम कॉम्बिनेशन के आते हैं, जिसमें भी फिल्टर पेपर है, सोडियम पॉलीएक्रिलिक जेली है और ग्राफेन एनाइन चिप है। तो लाइनर्स है ये थ्रू आउट द मंथ आपके यूट्रस के लाइनिंग को अच्छा करने का काम करते हैं, फाइब्रॉइड की साइज कम करने में हेल्प करते हैं, पीसीओडी पीसीओएस को क्लियर करने में मदद करते हैं। और जो व्हाइट डिस्चार्ज है, फाउल स्मेलिंग व्हाइट डिस्चार्ज है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, तो उसको भी वो कंट्रोल करने का काम करते हैं। अभी आजकल का जो ट्रेंड हो गया है, तो हर जगह पे हम लोग देखते हैं तो वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं, इंडियन टॉयलेट्स बहुत कम मिलते हैं, एंड फीमेल्स कैन नॉट स्टैंड एंड पी, शी हैज टू सिट, और उसकी वजह से फिर वजाइनल इन्फेक्शंस रैपिडली स्प्रेड हो रहे हैं। इवन पोस्ट मेनोपॉज भी वजाइनल इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए अगर हम ग्राफेन एनाइन चिप वाले लाइनर्स यूज करेंगे, तो वो इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगा और आपको ऐसे इन्फेक्शंस नहीं होंगे, वजाना भी ड्राई रहेगा। दूसरी एक बात है कि जैसे डिलीवरीज के बाद वगैरह ऑस थोड़ा सा लूज हो जाता है, तो कफिंग की वजह से वगैरह कभी कभी यूरिन कंट्रोल नहीं होती, 1-2 ड्रॉपलेट्स उसके ड्रॉप्स उसके निकल जाते हैं,
तो वहां पर भी हमें वो प्रोटेक्शन देता है। और डेली अगर लाइनर्स यूज कर रही हैं गर्ल्स भी हमारी, तो अगर मेंसेस आने वाले हैं तो जब स्टार्ट होता है स्पॉटिंग वगैरह है तो तभी उनको डरने की जरूरत नहीं है, वो आराम से वो लाइनर्स उनको प्रोटेक्शन देगा, बाद में फिर वो अपना रेगुलर पैड यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने बहुत सारा कवर कर लिया। दूसरा है कि जंक फूड वगैरह ज़्यादा नहीं खाना है ये एज ग्रुप में। तो नॉर्मल अपना सलाड्स वगैरह ज़्यादा खाओ, जो भी सीजनल, यानी शुभा राउल मैडम ने पहले बताया उस दिन कि कौन से ऋतु में कौन सी सब्जी खानी चाहिए, उसमें उसी तरीके से हमें जाना चाहिए। जिस ऋतु में जो सब्जी, जो फल नेचर हमें देता है, वो उस ऋतु में खाना हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। जिस सीजन में टेम्पो भर के, गाड़ी भर के जहाँ पे फल आ रहे हैं वो बहुत सस्ते हो गए हैं, तो वो फल आप आराम से लेके खाओ, वहां पे वो आपको अच्छी क्वालिटी के ही मिलेंगे। अगर आप मॉल में जाके वो स्टिकर लगाए हुए बहुत महंगे वाले फल खाएंगे, तो वो फल ऋतु विपरीत अगर वहां पे आए हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। तो जहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी आप कैसे परखोगे? तो जहाँ पे नेचुरली ग्रोन कोई भी फल और सब्जी मार्केट में आ रही है, जो बहुत सस्ती है और बहुत अच्छी तरह से अवेलेबल है, इसका मतलब वो ऑर्गेनिक है, वो ऑर्गेनिक है, उसको आर्टिफिशियली ग्रो नहीं किया है। तो ये सिंपल एक आपको नुस्खा मैं बताती हूँ कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन सी सब्जी हमें लेनी है। तो वो सब्जी आप ले लो, और जंक फूड और ऑयली चीजें ये एज ग्रुप में गर्ल्स को नहीं देना। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारा टॉपिक क्लियर कवर किया है। और किसी को कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर अपर्णा फॉर अ ब्यूटीफुल सेशन। बहुत अच्छा सेशन हो गया मैडम आपका, बहुत सारी नॉलेज मिली है। एक सूचना देना चाहती हूँ मैं, कल का जो लेक्चर है डॉक्टर हीमा लेने वाली है ब्रेस्ट हेल्थ के लिए, तो उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगा। वो लेक्चर आपको लाइव देखना पड़ेगा, तो वो ये नोट कीजिए। और कल का लाइव लेक्चर के साथ आपको अगर हो सके तो टर्किश का टॉवेल और मेजरमेंट टेप लेके आ सकते हैं। Dr. Hema is going to show you a demo, so please do connect live. No recordings will be available. Thank you very much. और अभी क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। मैडम एक क्वेश्चन आया है, प्लास्टिक और नॉन प्लास्टिक जो भी है, तो आप कोई ऐसे ब्रांड मेंशन कर सकते हैं प्लास्टिक और जो बायोडिग्रेडेबल बोले हैं वो पैड्स के बारे में? हेलो हेलो। हाँ मैडम, हाँ मैडम, हाँ मैडम, हाँ एक्चुअली गलती से मैं लेफ्ट हो गई थी। अच्छा ओके। प्लास्टिकचे जे ब्रँड आहेत, प्लास्टिक ब्रँड्स है पैड्स के, और जो आपने बताया कि बायोडिग्रेडेबल ब्रँड्स, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट? हाँ, हमारा खुद का प्रोडक्शन है, 4 साल रिसर्च करके फिर हमने उसको लॉन्च किया है योनि अस्त्र नाम से। तो अगर आपको चाहिए तो मैं ग्रुप में उसके डिटेल्स शेयर कर दूंगी। If women don't get period for 2 to 3 months, then what may be the reason? एज क्या है उनका, वो पहले देखना पड़ेगा। अगर यंग गर्ल्स में है तो वहां पे फिर पीसीओडी वगैरह है का क्या वो रूल आउट करना पड़ेगा। तो बेटर है कि किसी पास के किसी वैद्य को जाके वो मिले। मेनोपॉज में भी ऐसे हो सकता है 40+ एज में कि इरेगुलर मेंसेस, डिलेड मेंसेस है, और यंग लेडीज में तो प्रेगनेंसी रहेगी तो भी मेंसेस नहीं आएंगे। तो देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। बराबर। तो तो वैद्य के पास जाना ही, हाँ, डॉक्टर को कंसल्ट नियर बाय करना डॉक्टर पड़ेगा। के पास जाना चाहिए। If anyone has one ovary, then how does period affect and what remedy to do to regulate period? Any exercise? एक ओवरी रहेगी तो भी, एक्चुअली एक सिंगल ओवरी का और मेंस्ट्रुअल साइकिल का कोई लेना देना नहीं है। एक ओवरी रहेगी तो भी साइकिल रेगुलर ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
और नॉर्मल अपने जो योगा है, आप अपने योगा टीचर को कंसल्ट करके ऑल टाइप ऑफ योगाज यू कैन डू। सिंगल ओवरी के पेशेंट भी मेरे पास एक केस आई थी, उनको एक ओवरी फर्स्ट आफ्टर मैरिज शी गॉट कंसीव्ड एंड अनफॉर्चुनेटली इट वाज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो उनकी वो ट्यूब बर्स्ट हो गई थी, तो उनको सिंगल ही फेलोपियन ट्यूब थी और उसमें भी ब्लॉक था। तो हमारा पंचकर्मा उत्तर बस्ती वगैरह सब ट्रीटमेंट करने के बाद वो फेलोपियन ट्यूब उनकी ओपन हो गई और उसके बाद में वो नॉर्मल कंसेप्शन हो गया और उनको बेटा हो गया। तो सिंगल ओवरी है या सिंगल फेलोपियन ट्यूब है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो नॉर्मल कंसीव भी कर सकते और मेंसेस में भी कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडम, मेंस्ट्रुअल कप कैसे रहेंगे? उसका मैंने अभी बताया ना कि कप्स और टेम्पून्स हम लोग एडवाइज नहीं करते, जो सैनिटरी नैपकिन्स है वही बेस्ट है, उसमें आप अच्छी क्वालिटी के बायोडिग्रेडेबल नैपकिन्स यूज करो। ओके, थोड़े से वो एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं कंपेयर टू जो मार्केट में जो नॉर्मल नैपकिन्स मिलते हैं उससे ये जो मैंने बताया स्पेसिफिकेशंस, वो नैपकिन थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं। बट अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे प्रॉपर, तो जैसे कि मार्केट का नैपकिन हमें 3-4 घंटे में चेंज करना है, जबकि हम जो ये बायोडिग्रेडेबल नैपकिन्स बताते हैं तो ये नैपकिन्स आप 10 घंटा 12 घंटा तक यूज कर सकते हो। तो जहाँ पे वो 3 लगेंगे वहां पे 1 ही लगेगा। दूसरा है कि वो नैपकिन्स यूज करने से आपको जो पेन होने वाला है, आपको जो पीसीओडी हो सकता है या आपको कंसीव करने में भी वो नुकसान करेगा। तो ये सब जो जाके जो आगे का आपका मेडिसिन का खर्चा है वो खर्चा वहां पे बच जाएगा। और वी कॉल इट एज अ हैप्पी पीरियड्स कि ये Right. नैपकिन्स अगर हम यूज करते हैं तो ठंडा ठंडा कूल कूल, यानी जो जनरली मार्केट के नैपकिन यूज करने से इचिंग रैशेस होता है, गर्म लगता है, अनकंफर्ट होता है, चलने में भी दिक्कत आती है, वो लगता है, वहां पे एब्रेजन्स हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी ये नैपकिन से नहीं होता। तो शी फील्स लाइक अ हैप्पी पीरियड। तो अगर हम हमारी बेटी को कुछ देना चाहते हैं तो उसको हमें मेंस्ट्रुएशन के टाइम का स्वास्थ्य देना चाहिए, तो वहां पे वो कॉस्ट मैटर नहीं होती, यानी लॉन्ग टर्म में वो हमें बेनिफिशियल है। राइट मैडम, जैसे कि टीनेजर्स में दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट राइट, तो कॉलेज गोइंग गर्ल्स है, उनको पेन रहता है, इचिंग रहता है, हेवी डिस्चार्ज रहता है, तो इट कैन बी कंट्रोल्ड, तो वो राइट आगे का एजुकेशन कैन बी सो स्मूथ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडम, व्हाई डू वी फील कॉन्स्टिपेटेड बिफोर पीरियड्स? जिनको ऑलरेडी अपान की थोड़ी सी भी विकृति है, तो जब पीरियड्स आने की आना नजदीक आता है तो वो अपान वायु वापस उसकी गति थोड़ी सी अवरुद्ध हो जाती है। इसके लिए मैंने जो नुस्खा बताया कि मेंसेस आने के पहले आप उसको एक स्निग्ध विरेचन दे दो, वायु की गति को अनुलोम कर दो, तो आपका पीरियड भी अच्छा रहेगा और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। डाइट करेक्शन करना पड़ेगा बेसिकली। नेक्स्ट इज प्री मेंस्ट्रुअल हेडेक, व्हाट इज द रीजन एंड व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेक? सब चीज वापस वहीं पर आ रही है। राइट, मैडम ने पहले ही बताया कि प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड में मींस पीएमएस बोलते हैं वो उसको, तो जो विरेचन जो अभी आप उन्होंने बताया कि कैस्टर ऑयल का लेना, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी आप अगर आपके वैद्य के एडवाइस से लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, और उसके बाद भी अगर उनको पेन है या पीसीओडी जैसी कोई तकलीफ है तो फिर हम लोग आप हमारे पास आइए, तो हमारे राइट, पास आयुर्वेद में बस्ती चिकित्सा है, बहुत सारी चीजें हैं तो जो हम लोग आपसे करवा सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है आयुर्वेद में, प्रॉपर वैद्य के पास। बायोडिग्रेडेबल नैपकिन्स के बारे में शायद मैडम ने अभी बताया, वही क्वेश्चंस रिपीटेशंस में आ रहे। If we use cup and clean it each 2 hour after every 2 hour, is that okay? And also simple, small or medium size. कप्स यूज करना ही नहीं है। इतनी हाइजीन फॉलो होगी क्या? 2 आवरली आप कब जाके उसको चेंज करो, और उसको क्यों अंदर डालना है? Okay. Another question. My cousin is undergoing IVF. What should be the ideal thickness of endometrium lining
for embryo transfer. What other actions, including diet, will help develop the endometrium thickness? वहां पे एंडोमेट्रियम का थिकनेस अच्छा होने के लिए आप वापस कोई आयुर्वेदिक वैद्य को कंसल्ट करो, तो वो आपको प्रॉपर बताएंगे। ऐसे जनरली हम लोग देखेंगे तो कमल की बनी हुई कोई भी चीज लाइक अरविंद आसव है या कमल पंचांग है, उसको हम लोग देते हैं तो वो एंडोमेट्रियम के लाइनिंग अच्छा करने में हेल्प करता है। तो अरविंद आसव अच्छा काम करेगा। और आइडियली 20 mm 21 mm रहता है थिकनेस, तभी वो कंसीव अच्छे से करेंगे। यानी अगर आईवीएफ भी करना है तो एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए दैट इज द बेस्ट थिकनेस, बट स्टिल सॉरी हाँ, मैंने over क्या thickness बताया? should be 10 Thickness than 10 mm, हाँ 10 mm। endometrial thickness should be 10। both 10 and जो follicle है उसका फॉलिकल की ग्रोथ 20 mm, हाँ 20 Right. 21 mm को वो रप्चर हो जाएगा और 10 mm तक 10 to 11 mm रहेगा तो वो कंसीव करेंगे। लेकिन उनके जो एक्सपर्ट्स रहेंगे वो देख के ही, थिकनेस देख के ही तो एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे। उसके साथ में आप थोड़ा सा गर्भधारण होने के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हो। यानी मैंने ऐसे केसेस किए हैं जैसे 49 एज में, लेट एज मैरिज था और 49 एज में उन्होंने पहला साइकिल किया आईवीएफ का, तो फेल हो गया। तो सेकेंड टाइम वो मेरे पास आई तो पहले मैंने उनको थोड़ा सा हमारा शोधन चिकित्सा वगैरह पंचकर्म करवा लिया, डिटॉक्स ट्रीटमेंट। उसके बाद में फिर गर्भधारण करने के लिए जो गर्भधारण होने के लिए जो हमारे पास योग बताए वो स्टार्ट किए और एंडोमेट्रियम को भी थिकनेस अच्छा रहने के लिए मेडिसिन दिए और उसके साथ में उन्होंने आईवीएफ का प्रोसीजर किया तो वो कंसीव हो गई और एक भी धारण नहीं हो रहा था, उनको 4 गर्भधारण हो गए मल्टीपल। तो फाइनली वो बोले कि अभी इतने 4 बच्चे हम कैसे संभालेंगे, तो 5 मंथ्स होने के बाद फिर 2 रिमूव कर दिए और उनको फिर एक बेटा और एक बेटी हो गई। तो कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग जाते हैं ना तो उसमें अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। बहुत अच्छा आंसर दिया मैडम आपने। हाउ टू मैनेज एग्रेशन और फीलिंग क्राइंग सिम्टम्स बिफोर पीरियड? हाँ, ये जनरली मेनोपॉज नजदीक आया तो उसके बाद में होता है। फीमेल्स आर वेरी सेंसिटिव, तो वहाँ पे योगा करेंगे, रेगुलर प्राणायाम करेंगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। जिसके साथ में आप थोड़ा सा हमारे पास यानी किसी भी डॉक्टर के पास से थोड़ा सा काउंसलिंग ले लीजिए। मेडिटेशन आपको बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स देगा और उसमें अभ्यंग का बहुत महत्व है। यानी अगर आपको पॉसिबल है तो आप कोई सेंटर में जाके बॉडी मसाज करवा लो। वो अगर पॉसिबल नहीं है तो जिनका भी मेनोपॉज नजदीक आया है उन सभी फीमेल्स को अपने हाथ से ही, तो अगर नॉर्मली आपको मसाज करना है तो तिल का तेल यानी सिसम ऑयल बेस्ट बताया है, और बाकी है तो आप प्रकृति के अनुसार आपके वैद्य से कंसल्ट करके ले सकते हो। अगर आपको वहां तक अभी नहीं जाना है तो नॉर्मल तिल का तेल ले लीजिए और सुबह नहाने के पहले हाथ, पैर, पेट, पीठ जितना भी आपको पॉसिबल है 15 to 20 मिनट्स जेंटल एप्लीकेशन। जो तेल है वो आपके शरीर में एब्सॉर्ब होने को 15 से 20 मिनट लेगा, तो उतना टाइम तक जेंटल ऑयल एप्लीकेशन। और तेल जो है वो हल्का गर्म करना है। तेल को कभी भी डायरेक्ट गर्म नहीं करना है। एक बाउल में गर्म पानी लेना है, उसके अंदर वो तेल की कटोरी रख के उसको गर्म करना है डबल बॉईल में, और ऐसा वाला तेल आप डेली लगाओ और उसके बाद में फिर हल्के गर्म पानी से नहाओ, तो वो आपका जो मेनोपॉज है उसको स्मूथली करेगा। और उसके साथ में डाइट करेक्शन, जैसे मैंने मेंस्ट्रुएशन स्टार्टिंग में बताया थे वैसे ही डाइट आपको रखना है और पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, तो आपका ये मूड स्विंग्स वगैरह भी नहीं होगा। और जो मैंने लाइनर्स बताए थे पहले ग्राफेन एंड चीप वाले, तो मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब किए थे और प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम में सिर्फ लाइनर्स यूज करने से ही मूड स्विंग्स, हॉट फ्लैशेस वो ठीक हो गए थे। या उनके पीरियड्स के टाइम पे उनको कोई ना कोई जैसे कफ कोल्ड फीवर हो रहा है हर मेंसेस के टाइम में, ऐसे सारे सिम्टम्स लेके महिलाएं आती थी मेरे पास, तो लाइनर्स यूज करने से हार्मोनल इम्बैलेंस का करेक्शन हो गया और वहां पे उनका जो मेनोपॉज है वो भी स्मूथली हो गया। I think in Panchakarma, Shirodhara also will help in this condition. यस 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 अभ्यंग जो मैंने बताया वो डेली वो खुद घर पे कर सकती है, और उसके बाद में अगर नहीं हो रहा है
तो फिर आप डॉक्टर के पास जाओ तो वहां पे आपको अभ्यंग है, शिरोधारा है, इवन बस्ती चिकित्सा है, तिक्तक्षरा बस्ती भी आपको हेल्प करेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने वैद्य के पास जाके करवा सकते हो। यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब्स निकाले हैं, एज 50 है, तो कैसे ध्यान रखें? आहार का ही मेन आपको ध्यान रखना है। आपको कैल्शियम सप्लीमेंट लेना जरूरी है, और ये सभी को करना चाहिए। आफ्टर 50s, आफ्टर मेनोपॉज कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले लो, या अपने आहार में आप कैल्शियम कंटेंट वाले, जैसे आपको दूध लेना है, तिल रखना है, और ड्राई फ्रूट्स में आपको अखरोट, बादाम, अंजीर, ये चीजें आपके अपने आहार में आप रखो, तो वो आपका मेनोपॉज का जो पीरियड है वो अच्छे से निकाल देंगे। Next question is, nowadays period panties are also there. Is it okay to use it? हाँ, पैंटीज आर ओके, पैंटीज यू कैन यूज, लेकिन उसमें वो ग्राफेनाइन शीट नहीं रहेगी, जो मैं बता रही हूँ कि जो एंटीबैक्टीरियल, एंटी कैंसर है, और जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। तो वो जो हमारी यूट्रस को एक्स्ट्रा का ऑक्सीजन देती है, उसकी वजह से हमारी यूटेराइन रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी रहती है। तो वो चीज उसमें मिसिंग रहेगी, बट यू कैन यूज दोज पैंटीज ऑल्सो। Next question is, can we take hair bath during the period? यस यस यस, लेकिन हेयर बाथ करने से थोड़ा सा फ्लो बढ़ेगा। जो हमारे पास बताया है ना, वो सब साइंटिफिकली करेक्ट ही थिंग्स बताई है। जैसे बताया कि चौथे दिन, तीसरे दिन आप सिर से नहाओ, तो जो वहां पे जो ब्लड जमा है ना, वो चौथे दिन के बाद निकल जाएगा और पूरा शोधन होके आपका मेंसेस बंद हो जाएगा, तो लेना चाहिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक डॉक्टर ने पूछा है, व्हाट इज अ ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर अर्ली चेंजेस ऑफ एडिनोमाइसिस? वो तो एडिनोमाइसिस अगर है तो बहुत बार मैं देखती हूँ, तो जो कंसीव नहीं हुई इनफर्टाइल लेडीज हैं, उनमें एडिनोमाइसिस होने के चांसेस ज्यादा है। एकदम ही बिगिनिंग है तो वहां पे मैं कोई ट्रीटमेंट एडवाइस नहीं करती। उनको कंसीव कैसे किया जाए वो पहले देखेंगे, उसके बाद में या फिर आपको देना ही है तो फिर वहां पे आप रसपाचक योग है, रक्तपाचक है, ये आप दे सकते हो। और उसकी प्रकृति देख के बाकी की भी कोई मेडिसिन लगती हैं तो हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट एंड सेकेंड डे फ्लो कम रहता है, उसके बाद 5 से 7 दिन बहुत ज्यादा फ्लो रहता है, तो ये नॉर्मल है कि या कुछ चेंजेस है इसमें? एज क्या है? ऐसा क्यों होता है? एज They have not mentioned age. जनरली फर्स्ट डे को कम रहता है, सेकेंड डे से प्रॉपर फ्लो चालू हो जाता है। एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करके ही देख लीजिए, नहीं तो फिर सोनोग्राफी करके रूल आउट करना है। राइट। वाइट डिस्चार्ज के लिए क्या दवा है? व्हाइट डिस्चार्ज के लिए तो बहुत सारे मेडिसिन है। जैसे मैंने बताया कि जैसे अभी देखो, अगर मेंसेस के बाद आपको व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो शायद आपका जो नैपकिन वगैरह है उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो रहा है, और फिर वो बाद में आपको डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज हो रहा है वो नॉर्मल डिस्चार्ज है। अभी उसमें भी टाइप्स आएंगे, एक तो वाटरी डिस्चार्ज रहेगा जो एकदम थोड़ा सा ही रहेगा, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारे इंद्रिय है, जो ओपनिंग्स है जहाँ पे वायु है, जैसे अभी आंख है, नाक है, कान है, मुख है, वजाइना है, जो जो ओपनिंग्स है वहां पे वायु का काम ज्यादा है ओपन रहने की वजह से, और वहां पे नेचुरली मॉइस्चर दिया है भगवान ने। अभी ये जो मॉइस्चर है उसकी वजह से हमें वहां पे कभी ड्राइनेस का फीलिंग नहीं आता। तो जैसे कभी आंख ड्राई हो गई तो हमें लगता है, मुंह सूख गया तो हमें लगता है कि अरे मेरा तो मुंह सूख गया, लेकिन जब वो सूखा नहीं रहता तभी हम उसका जो मॉइस्चर है उसको फील नहीं करते। वी डोंट रियलाइज कि वहां पे कोई मॉइस्चर है। वैसे ही वजाइना अगर ड्राई हो गया तो हमें लगता है कि मेरा वजाइना ड्राई हो गया, लेकिन अगर वो वेट है तो वहां पे थोड़ा सा 0.5 ml जितना डिस्चार्ज नॉर्मली उसको स्मूथ रखने के लिए होता ही है। दैट इज वाटरी डिस्चार्ज, दैट इज नॉर्मल नेचुरल डिस्चार्ज। जब कंसीव करना है, जब आपका ओव्यूलेशन होता है, उस टाइम भी थोड़ा सा डिस्चार्ज हो जाता है, थोड़ा सा हल्का सा पेन हो जाता है, तो वो डिस्चार्ज है वो भी नॉर्मल है। अगर वो डिस्चार्ज कर्ड लाइक थिक डिस्चार्ज हो गया
तो हाँ, वहां पे आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर प्यूरुलेंट डिस्चार्ज हो गया, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, तो वहां पे फिर वो वजाइनल इन्फेक्शन है, तो वहां पे आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। ऐसे रैंडमली कहा जाए तो हम लोग चंद्रप्रभावटी देते हैं, उसके साथ में चोपचिन्ह चूर्ण करके वो हम लोग कभी कभी देते हैं, लेकिन ये तो डॉक्टर के वैद्य के कंसल्टेशन के बाद ही आप चालू करेंगे तो अच्छा है। नॉर्मली है कि जैसे किसी किसी को धूप में जाने के बाद भी व्हाइट डिस्चार्ज होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी हो गई तो हो जाता है, तो वहां पे आप नॉर्मली दूर्वा स्वरस पियेंगे, दूर्वा का रस पियेंगे तो भी वो कम हो जाएगा। या चावल का पानी, चावल धोने का, यानी चावल ले लो, उसको पहले एक बार पानी डाल के अच्छे से धो लेना। धोने के बाद फिर उसमें पानी डाल के उसको 5 से 7 मिनट तक आप वैसे ही रखो, हल्के से स्मैश करके वो जो पानी रहेगा व्हाइट कलर का, उसको आप पीने को दे दो, तो उसकी वजह से वो जो व्हाइट डिस्चार्ज है वो उनका कम हो जाएगा, तो वो वहां पे आपको अच्छा रिलीफ देगा। दिस इज जस्ट अ होम रेमेडी। बट अगर फाउल स्मेलिंग है, प्यूरिनेंट डिस्चार्ज है, तो वहां पे आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। I think Tandulodak is the most effective treatment in discharge, यस right? यस यस, उसके ऊपर एक पूरा सेशन हो सकता है। यस। Please guide about usage of vaginal wash like V-wash. वी वॉश हमें बताना है यहाँ पे। नहीं, वी वॉश जैसा और कोई कर सकते हैं, जैसे कि त्रिफला धावन हम लोग करते हैं। हाँ, त्रिफला धावन वगैरह है, लेकिन फिर वो भी हम लोग घर पे करने को नहीं बोलते ना। त्रिफला नहीं, धावन हम लोग नहीं, हमारी इट्स अ प्रोसीजर एक्चुअली, तो वो हम लोग कराते हैं, वो घर एक्चुअली पे करना। हाँ, राइट। I'll आवाज नाही येते। तुरटी पाण्यात घालून आपण त्या पाण्याने थोडस वॉश करू शकतो. दॅट इज द ओनली होम रेमेडी. अदरवाइज यू कॅन गो टू युअर वैद्यास, दे कॅन प्रिस्क्राइब यू. हाँ, ओके. कि वहाँ तो स्प्रे, वी स्प्रे के जैसा वो जो स्प्रे आता है, फेमिनाइन स्प्रे आता है, उसमें भी वो भीमसेनी कापूर वगैरह है, तो उसको जरा स्प्रे करेंगे तो वो आपको टेम्पररी रिलीफ दे देगा। What do you advise for an unmarried female aged 45 years for regular eating and Ayurvedic? Actually, I can't say. Ayurvedic remedies having start for delayed periods. 45. 45 है नहीं, 45 है. तो डिलेड पीरियड से तो शायद मेनोपॉज मेनोपॉज हो सकता है. हो सकता है, तो उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ डाइट अच्छा रखो, योगासन वगैरह करो, फिटनेस की तरफ ध्यान देना, खुद को प्यार करो। आई थिंक खुद से डाइट प्यार के करो, बारे योगा और में डाइट। डॉक्टर डाइट तो मैं चंदा बार बार वही बता रही हूँ कि Dr. Chanda and Dr. Niyati has explained very well for diet. तो वो आप recording देख सकते हैं. According to Ayurveda, isn't white discharge or any pervaginal discharge called as somrok, like prameha? नहीं, एनी वाइट डिस्चार्ज कैन नॉट कॉल एज सोमरोग। अभी मैंने डिस्चार्ज के बारे में बताया ना कि नॉर्मल डिस्चार्ज और एबनॉर्मल डिस्चार्ज, वो हमें पहले देखना है। सोमरोग बोलेंगे तो वहां पे वो वाइटिश डिस्चार्ज तो बहुत फ्री फ्लोइंग रहेगा, ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा। जो नॉर्मल है दूसरी वो ल्यूकोरिया बोलेंगे, फिर उसको श्वेतस्राव बोलेंगे, उसको रोग नहीं बोलेंगे, सोमरोग नहीं बोलेंगे। राइट मैडम, ये कई महिलाओं में नेबोथियन सिस्ट रहते हैं, उसमें भी डिस्चार्ज होता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे. नेबोथियन सिस्ट के बारे में उसमें भी क्वेश्चन है। थोड़ा, हाँ, इट्स माय क्वेरी. नेबोथियन सिस्ट रहेगा तो उसमें भी हम लोग, लेकिन वो फिर डॉक्टर के सलाह से ही लेना है। वो ऐसे फिर क्या होगा कि नेबोथियन सिस्ट वाले सब लोग जाके मेडिसिन परचेस करके खाना चालू कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सिस्ट है तो उसको आप राइट. उसका व्हाट आर द लोकेशन देखो, अगर वो वजाइना पे सर्विक्स की तरफ है तो फिर वो इंटरकोर्स में आपको पेन करेगा। अगर वो अंदर कहीं पर है तो उसके लिए, अगर और इनफर्टाइल वुमन है तो वहां पे फर्टिलिटी हो जाएगी, तो वो सिस्ट और फाइब्रॉइड से वो रिएब्सॉर्ब हो जाते हैं, उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। ओके. आफ्टर कंसेप्शन तो वो एब्सॉर्ब हो जाते हैं। और फिर ऐसे अगर हमें ट्रीटमेंट देनी है तो कुबेराक्षवटी है, चंद्रप्रभावटी है, इवन माउसपाचक योग है,
ये जो चीजें हैं ये अगर हम लोग देते हैं तो वो सिस्ट के ऊपर अच्छा काम करती है। कांचनार गुग्गुलू है, लेकिन वो प्रकृति और वो सब देख के ही देना है। Right. What are the reasons for dry vagina? मेनोपॉज, मेन तो मेनोपॉज में हो जाता है। वहां पे फिर आप अभी तो कोई कोई कंपनी के कैप्सूल्स भी आती है ऑयल बेस्ड, तो वो आप इंसर्ट कर सकते हो। वो रात को रख दिया तो वो अपने आप डिजोल्व हो जाती है और वजाने के ड्राइनेस के ऊपर काम करती है। और अगर पहले के इसमें से देखेंगे तो हम लोग पिचू धारण बताते हैं। तो ऑयल में कॉटन रोलर बैंडेज में कॉटन को बांध के पिचू बनाना है और वो पिचू रात को वजाना में इंसर्ट कर देना है ऑयल में सोक करके। ऑयल अपने वैद्य के कंसल्टेशन से आप ले सकते हो, या फिर बला तेल है, अश्वगंधा तेल है, उसको लेके उसको तेल में से पिचू को तेल में सोक करके उसको रात को आप रख सकते हो। What about vagina is become dry after menopause? The same question. सेम वात प्रकोप होतो ना, एजिंग वाइज, वार्धक्यावस्था। ये जो अवस्थाएं हैं वो भी हमारे पहले के लेक्चर में मैडम ने बताई थी। तो बाल्यावस्था, यौवनावस्था और वार्धक्यावस्था। बाल्यावस्था में कफा इज द डोमिनेंट फैक्टर। तारुण्यावस्था जो है वहां पे पित्ता इज द डोमिनेंट फैक्टर, और वार्धक्य में वात प्रकोप हो जाता है। तो वात प्रकोप की वजह से हम लोग मराठी में बोलते हैं ना, दंताजीचे उठले ठाणे नन्ना करते मान। वैसे ही कि दांत गिर जाते हैं, मान शेक, नेक शेक होना चालू हो जाता है, स्किन ड्राई होती है, रिंकल्स आते हैं, वैसे ही ड्राइनेस, वजाना में ड्राइनेस हो जाता है। तो वहां पे वैसे ही हमें ऑयल एप्लीकेशन करना है, पिचू धारण करना है। और आहार में भी हमें अच्छी क्वालिटी का घृत लेना है। तो जिसमें मैं प्रमोट करती हूँ, जैसे देशी गाय का घी है या गिर गाय का है या एटू मिल्क का है, ये जो घृत है वो सबसे बेस्ट है एजिंग स्लो करने के लिए। और शुभा मैडम ने कल के व्याख्यान में, जैसे परसों के व्याख्यान में बताया था कि आपको कैस्टर ऑयल खाने में रखना है, एरंडी का तेल, तो वो भी है, वो वात शमन का काम करेगा। और ये जो एटू मिल्क का घी है, ये आपके शरीर में जाके कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता। इवन हार्ट में जिनको ब्लॉकेजेस है, जिनकी सर्जरी हो गई है, ऐसे पेशेंट्स को भी मैं ये एटू मिल्क का घी खाने के लिए बोलती हूँ। क्योंकि शरीर में हम लोग देखते हैं कि जैसे एक बार एंजियोप्लास्टी हो गई या वॉल रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गई, तो पेशेंट्स डरते हैं कि अभी मुझे ये हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है, तो मुझे कोई भी तेल या घी नहीं खाना है, और वो कंप्लीटली बंद कर देते हैं। ये बंद करने की वजह से शरीर में वात का प्रकोप होता है, दांत हिलते हैं, बाल झड़ना चालू होता है, जॉइंट्स में से कटकट आवाज आती है, वजाइना का ड्राइनेस भी हो सकता है। और क्योंकि अपनी बॉडी में जो भी सेल्यूलर लेवल पे जो डाइजेशन प्रोसेस चालू रहती है, एक धातु से दूसरे धातु का परिणमन होता है, वहां पे नेचुरल स्निग्धांश की जरूरत है। और वो जो स्नेह है वो हमें अच्छी क्वालिटी के गाय के घी से मिलेगा। अगर आपने कंप्लीटली घी लेना बंद कर दिया तो उसकी वजह से शरीर में वात का प्रकोप होगा और डिफरेंट टाइप ऑफ वाता डिसऑर्डर्स आपके बॉडी में होना चालू हो जाएगा। तो उसको अगर कंट्रोल करना है तो हमें 5 ग्राम्स यानी 1 चम्मच जितना घी डेली हमारे आहार में रखना है। और इसके ऊपर केईएम में रिसर्च भी हुआ था। डॉक्टर शरदिनी डहाणुकर मैडम थी जिन्होंने ये सब प्रोजेक्ट किए थे, और उसमें वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अच्छी क्वालिटी का घी अगर हम लोग लेते हैं तो वो आपको कोई भी नुकसान नहीं करता। तो सबको ही खाना चाहिए, यानी जैसे हमारे वार्धक्य यानी 45 प्लस हो गए तो हमारे आहार में अच्छी क्वालिटी का घी हमें रखना ही है। तो फिर हमारी यानी रिंकल्स भी नहीं आएंगे। कल डॉक्टर प्रिया मैडम ने भी अच्छे टिप्स दिए। Right. तो भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया मैडम आपने घी के बारे में भी। तो अभी हम ये सेशन कंप्लीट होता है ये सेशन, और अभी हम लोग डिक्लेयर करेंगे लकी ड्रॉ के विनर। तो रुचि चतुर्वेदी मैडम और शीतल खाड़े मैडम आज की विनर रहेगी लकी ड्रॉ की। और आपको लिंक शेयर किया जाएगा क्विज कंपटीशन का आज का, तो आप जरूर उसमें शामिल हो जाइए। दूसरी एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि कल का किसी ने पूछा था कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, अगर हम लोग ऑफिस में हैं तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है तो कैसे देखें।
तो those who are not attending the lecture, they can आप ईमेल थ्रू आप रिकॉर्डिंग्स के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कल का रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेगा तो और टर्किश टॉवेल और मेजरमेंट टेप आप लेके आइए। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। और डॉक्टर अपर्णा मैडम ने जो आज इतना ज्ञान बटोरा है हमारे लिए, तो उनका बहुत सारा उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू वेरी मच मैडम for the wonderful session and wonderful guidance. Thank you so much. थँक्यू मॅम. Namaste. छान अपर्णा.